हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कर चुके थे और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि मध्यकाल में हमें चाहे सल्तनत काल पढ़ें या मुगल काल पढ़ें, भारत में मुस्लिम सत्ता को ही पढ़ा जाता है। इसलिए मुसलमानों के धर्म इस्लाम धर्म का उदय यहाँ से हम पहला टॉपिक मान के चलते हैं। तो आप लोगों को वीडियो इस्लाम धर्म का उदय का मिल चुका होगा, उसमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के विषय में और इस्लाम धर्म की अपनी क्या फिलॉसफी है, ये सारी चीजें हम वहाँ पे बता चुके थे। तो चलिए आज हम दूसरा आक्रमण, अब हम किस तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा कि भारत के प्रारंभिक 3 मुख्य आक्रमणकारी हैं। पहला है 712 ईस्वी में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम, फिर 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक में महमूद गजनवी आता है। फिर उसके बाद 1175 से लेकर 1205 तक लगातार मोहम्मद गोरी के आक्रमण होते रहे। तो इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप एक ऐसी भूमिका देश में बनी, भारत में तुर्कों की सत्ता इसी कारण स्थापित हो चुकी। कहने का आशय ये हुआ, जैसे आपको पता है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर से ही आक्रमण होते हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हुए आक्रमण में अगर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के दौरान यहाँ की धार्मिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा था, आर्थिक स्थिति पर भी। और मुल्तान में, जो उस समय भारत का ही हिस्सा था, मुल्तान और सिंध, इन क्षेत्रों में तुर्की सत्ता स्थापित हो गई थी। उसके बाद अगर हम महमूद गजनवी की बात करते हैं तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य वो था देश के संपदा को लूटना, देश के धन को लूटना। लेकिन फिर भी उसने पंजाब पर अपनी एक सत्ता जमाई थी। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी आता है तो इन आक्रमणों के पश्चात उसका एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जिससे वो बड़ी आसानी से कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाता है। उसके बाद फिर वो जाके दिल्ली और अजमेर में 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात एक तरह से पूरे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो चलिए आज से हम आक्रमण स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण है, उसके आक्रमणों को हम अरब आक्रमण बोलते हैं, अरबों का आक्रमण। वो इसलिए क्योंकि उसके पहले भी कुछ छिटपुट आक्रमण भारत पे अरबों के हुए थे। क्योंकि आप कल ही अब की क्लास में पढ़े होंगे कि मोहम्मद भी क्या पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उमर उस्मान जैसे लोग जब खलीफा बनते हैं तो इनके शासन काल में भी लगभग 600 या 736 या 734 ईस्वी में ये आक्रमण उनके होते रहे हैं, लेकिन उन आक्रमणों का कोई परिणाम नहीं होता है। लेकिन पहला सफल आक्रमण जो भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर स्थिति पर प्रभाव डालता है, वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो हम इसको, मैंने अभी बताया कि इसको हम अरबों के आक्रमण के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक ही आक्रमण नहीं हुए, उसमें कई आक्रमण हुए हैं। अब चूंकि हम आप इसलिए इसको जानते हैं क्योंकि यही आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको डिटेल में समझना है तो हम सारी चीजें आपको बताते हुए चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, भारत पर अरबों के आक्रमण का जो भी स्रोत मिलता है या साक्ष्य देने वाली जो भी पुस्तक है, उसका नाम है चचनामा। चचनामा एक पुस्तक है। इसी चचनामा नामक पुस्तक में अरबों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चलिए अब हम थोड़ा सा एक मैप बनाते हैं और मैप बनाकर आप इस को स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये अगर हम ये देख लिया जाए तो कुछ ये भारत के जैसे मैप आपको लग रहा होगा। अगर हम उस समय का मैप, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का, यानी 700 ईस्वी प्लस का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उस समय देश का मैप कुछ ऐसे रहा होगा। अगर आप ये देखिए तो ये जो इलाका था, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरा इतिहास ही इसी पर टिका हुआ है। ये इलाका था सिंध का, ये इलाका था सिंध का। और इसी सिंध के इलाके में एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। उस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह। अगर हम ये देखें तो ये बंदरगाह था कहाँ पे, सिंध जो आज पाकिस्तान का एक प्रांत है,
उस प्रांत से जो अरब सागर का क्षेत्र है, तो अरब सागर में स्थित था उस समय देवल बंदरगाह। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत से पश्चिम की यदि हम बात करते हैं तो जो अरब देशों की हम बात करते हैं, इन अरब देशों की कहीं पे ये लोकेशन होगी। जैसे आप सऊदी अरब सुने हैं, हाँ, मक्का और मदीना भी आप सुने थे, तो वो सारे क्षेत्र जो है वो अरब देशों में आता है। अरब देशों का अपना एक समूह है, कई देश उसमें आते हैं। अब यहाँ से आक्रमण होता है कहाँ पे? सिंध पर होता है। अब इसी आक्रमण को हमको यहाँ पढ़ना है, आपको लोकेशन पता चल गई। एक चीज और जान लीजिएगा, यहाँ पर श्रीलंका था। श्रीलंका को कहीं कहीं या भारतीय ग्रंथों में या बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में सिंघल के नाम से जाना गया है। तो सिंघल का मतलब कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका था। अब आते हैं, समझते हैं। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में जिन खलीफाओं के नाम बताए थे, उन खलीफाओं के नाम को याद रखिए। देखिए, पहला खलीफा जो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद बना था, अबू बकर, उस समय भारतीय क्षेत्र पर उनका कोई आक्रमण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही खलीफा बनता है उमर, उमर के शासन काल में कुछ छिटपुट आक्रमण होते हैं जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर होते हैं। बस उसके बाद इस आक्रमण को आपको नहीं जानना, नहीं समझना है। बस हम एक बेस बना रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं, ताकि आपको मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को बेहतर से समझ सकें आप। उसके बाद फिर दूसरा जो आक्रमण होता है, वो आक्रमण होता है उस्मान का। तो उस्मान का आक्रमण जो होता है वो भी, तो उस्मान के आक्रमण के पश्चात भारत के इस कुछ क्षेत्रों पर इसका आधिपत्य तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं रहता। ऐसा कहा गया, या ऐसा एक इतिहास की प्राचीन पुरानी किताबों में ये उल्लेख मिलता है कि अरबों के जलवायु के या अरबों के हिसाब का क्षेत्र नहीं था, इसलिए वो बहुत दिनों तक इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य नहीं जमाए रहे, 1-2 साल में उसको छोड़कर चले गए। अब होता क्या है, अब उमर, उस्मान, उसके बाद मैंने आपको बताया था अली, अली के पश्चात हसन, हुसैन, फिर याजिद, वो शिया और सुन्नी वाला मैटर। इस पे हमको नहीं पढ़ना, अब हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीजें जो हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 7वीं शताब्दी के, लेकिन आक्रमण अब होता है 8वीं शताब्दी के। तो इन खलीफाओं के पश्चात जब खलीफा बनता है वालिद, कौन खलीफा बनता है? वालिद। तो जब खलीफा बनता है वालिद, अगर वालिद का शाब्दिक अर्थ से देखा जाए तो ये अरबी भाषा का शब्द है। वालिद का मतलब आज होता है पापा, पापा का मतलब पिताजी। वालिद का शाब्दिक अर्थ तो पिताजी है, लेकिन ये वालिद खलीफा थे। जब खलीफा वालिद बनते हैं, मैंने ये बताया भी था आपको कि प्रारंभ में जब भी खलीफा बने या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के, तो धार्मिक चीजें भी, यानी धर्म भी और सत्ता भी इन्हीं के हाथों में थी। जैसा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब में आपने देखा था, वहां पर हमने आपको डिटेल में बताया था। तो जब खलीफा वालिद बने, यानी कि धार्मिक गुरु वालिद बन गए और वालिद के हाथों में सत्ता भी थी, तो इन्होंने अपनी सत्ता को संभालने के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया था। उस गवर्नर का नाम था अल हज्जाज। कहानी को बेहतर समझते चलिए, तभी जाके याद होगा, नहीं तो आप पॉइंट वाइज रटेंगे तो पॉइंट वाइज रटने से चीजें याद उतनी नहीं होती। खलीफा जब बने वालिद, वालिद का गवर्नर बना अल हज्जाज, और इस अल हज्जाज का जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। वह उसका सेनापति भी था और दामाद भी था। किसका था? अल हज्जाज का। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए मैप पर देखिए, अगर हम ये अरब देशों को अगर हम मान के चले, इधर पूरा स्थल है और इधर क्या है? जल है। और उस समय हुआ क्या, देखिए, अगर हम भारत और अरब देशों के संबंधों की बात करें तो हमारा इंसान प्राचीन काल से ही है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में पढ़ेंगे, जातक कथाओं में, और क्या बोलते हैं, कई ऐसी बौद्ध ग्रंथ भी पुस्तक मिलते हैं जिनमें ये मिलता है। एक बावेरू जातक पुस्तक है जिसमें मध्य एशिया से लेकर यूरोप के व्यापार, अफ्रीकी व्यापार का संबंध। तो भारत और अरब का जो प्राचीन काल से संबंध था दोस्तों, वो सिर्फ एक व्यापारिक था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होता है, इस व्यापारिक संबंध के साथ साथ एक चीज और समझिए, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हो। अगर हम यहाँ देखें, इस क्षेत्र में देखें, तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत माना जाता है? हिंदुकुश पर्वत। अगर जो भी हमारे यहाँ जब मौर्यों की सत्ता थी,
तो आपको बताया गया था कि भारत की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदुकुश पर्वत तक लगती थी। तो अगर उस समय, जिस समय का हम इतिहास आपको पढ़ा रहे हैं 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का, उस समय देखा जाए तो भारत में आने के कुल 4 मार्ग थे दोस्तों। कितने मार्ग थे? 4 मार्ग। इन 4 मार्गों में 3 मार्ग थे स्थल से होकर और एक मार्ग था जल से होकर। बात समझ में आ रही ना? मैंने पहले संबंध बताए कि भारत और अरब के संबंध प्राचीन काल से व्यापारिक थे, लेकिन अब इस स्थिति को कैसे समझेंगे, क्यों आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, ये सारी चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने ये बताया कि उस समय अरब के क्षेत्र से भारत में आने के कुल 4 मार्ग थे, जिनमें से 3 मार्ग स्थल से होकर आता था और एक मार्ग जल से होकर आता था। तो ये मार्ग समझिए। देखिए, आप लोग यदि थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो एक शब्द सुने होंगे, दर्रा। दर्रे का मतलब ये होता है किसी पर्वत, कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच का कटा हुआ भाग। क्योंकि पहाड़ पर से उस पार से चढ़कर इस पार आना कठिनाई है, यदि पहाड़ कहीं पर बीच में कटा हुआ है तो इस दर्रे से आसानी से। तो भारत पर जितने भी प्राचीन काल में या मध्यकाल में आक्रमण हुए हैं, वो सब इसी क्षेत्र से हुए हैं। तो इस क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि जो स्थलीय मार्ग था, यहाँ से मुख्यतः कुल 3 रास्ते थे। उन 3 रास्तों को देख लेते हैं। एक रास्ता ये हिंदुकुश पर्वत हम मानते हैं, दूसरा रास्ता ये और तीसरा रास्ता ये। ये 3 रास्तों के अलग अलग नाम थे। अगर हम इन नामों को अगर इधर लिख दें, एक था खैबर, खैबर दर्रा, दूसरा था बोलन और तीसरा था मकरान। ये 3 रास्ते थे। क्योंकि ये रास्ते मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब पहला आक्रमण आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद जब महमूद गजनवी का पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे तैमूर के आक्रमण पढ़ेंगे और मुगलों के आक्रमण यानी बाबर का भारत पे आक्रमण, तो यही कुल 3-4 मार्ग होंगे और इन्हीं को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन किस दर्रे से होकर भारत में आया है। तो उस समय मैंने बताया कि स्थल के क्षेत्र से ये 3 मार्ग थे और एक मार्ग जल का है, वो आपको दिख ही रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि इधर कौन सा सागर है, अरब सागर है, और इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी है। तो आपको दक्षिण पूर्व से कोई मतलब तो है नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आक्रमण किधर से हो रहा है, अरब से हो रहा है। तो अगर अगला एक रास्ता था तो इस तरीके से था, इसको हम मार्ग का अलग चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये रास्ता था जल मार्ग होते हुए ये भारत में आने का, या तो इस तरीके से जब यहाँ से ये पानी वाले जहाज या नाव चलती थी तो ये आके यहाँ पे कौन सा बंदरगाह, मैं यहाँ पे लिखा हूँ देवल बंदरगाह, ये एक तरीके से स्टॉप था। या यूं कहें कि मध्य एशिया और भारत के जैसे देशों के बीच का जो बंदरगाह था, जिसके माध्यम से व्यापार हुआ करता था, वो बंदरगाह कोई और नहीं था बल्कि इस समय कौन था, देवल बंदरगाह। तो अरब देश से हो गए या इस मध्य एशिया के क्षेत्र से पानी की जहाज आकर सिंध के देवल बंदरगाह पर रुकती थी। उसके पश्चात यहाँ से फिर अपने गंतव्य के लिए रवाना होती थी। तो मुख्यतः जो बीच में ठहरने का एक मार्ग था, वो कोई और नहीं बल्कि अरब सागर के सिंध के तट की ओर कौन सा बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। तो अब इस चीज को समझिए। तो एक मार्ग ये हो गया। तो अब आपको चारों मार्ग क्लियर हो गए होंगे कि 3 स्थल मार्ग आपके ये हो गए, खैबर, बोलन, मकरान, और जल मार्ग कौन हो गया, अरब सागर से होकर। अब आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आपको मार्ग समझ में आ गया और उसके पहले मैंने आपको परिचय बता ही दिया है कि खलीफा जब वालिद बना, उसका गवर्नर अल हज्जाज था। अल हज्जाज का सेनापति या उसका दामाद भी था, वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस समय बहुत कम थी, ऐसा माना जाता है कि उसकी उम्र मात्र 20 से 22 वर्ष थी। अब आइए समझिए, मैंने यहाँ भी आपको बताया कि भारतीय ग्रंथों में भी श्रीलंका का कहीं कहीं नाम सिंगल मिलता है। हुआ क्या, जिस समय खलीफा वालिद था, सब नाम ध्यान से सुनिएगा, खलीफा जिस समय वालिद था, उस समय अरब का व्यापार सिंघल से खूब बेहतर तरीके से, अगर मार्ग देखें तो जल मार्ग से, यानी जहाज अरब से आते थे, सिंध के देवल बंदरगाह पर रुकते थे, यहाँ से फिर सीधे कहाँ निकल जाते थे, श्रीलंका निकल जाते थे। अब हुआ क्या, उस समय समय था 709 ईस्वी। 709 ईस्वी में खलीफा वालिद कहिए या उनके गवर्नर अल हज्जाज, इनका एक व्यापारिक जहाज अरब से आया हुआ था श्रीलंका।
वो जहाज अब श्रीलंका से लौटते हुए पहुंचता है देवल बंदरगाह पर। समय क्या है 709 ईस्वी में। उस समय देवल बंदरगाह के आसपास कुछ समुद्री डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया। पूरी कहानी की शुरुआत आपकी यहीं से होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि सिंघल से यानी श्रीलंका से एक व्यापारिक जहाज किसका था, वो था अल हज्जाज का। वो व्यापारिक जहाज श्रीलंका से बढ़ते हुए आता है और यहाँ जब देवल बंदरगाह के पास पहुंचता है तो 709 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर अल हज्जाज के जहाजी बेड़े को लूट लिया जाता है। अल हज्जाज के जहाजी बेड़े को लूट लिया जाता है। अब आप देखिए ये बंदरगाह कहाँ पे है, सिंध में है। उस समय जो सिंध का शासक था उसका नाम था राजा दाहिर। नाम याद रखिएगा। उस समय सिंध का जो शासक था उसका नाम था राजा दाहिर। जब यह बात देवल बंदरगाह पर जब अल हज्जाज के जहाजी बेड़े को लूट लिया गया, जब यह बात अल हज्जाज को पता चली तो वो बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होने का कारण भी था। ऐसा माना जाता है, ये चचनामा नामक पुस्तक में यह उल्लेख मिलता है कि उस समय सिंघल के राजा ने कुछ उपहार भेजे थे। किसको? अल हज्जाज को कुछ उपहार भेजे थे। इसके साथ साथ उसमें कुछ मुस्लिम युवतियां भी थी उस जहाज में। ऐसा जिक्र मिलता है कहा, चचनामा में। तो सिंघल के राजा ने कुछ उपहार भी दिया था, वो उपहार भी उस जहाज में था। व्यापारी भी जहाज में थी, कुछ मुस्लिम युवतियां भी थी। यह जहाज लूट लिया गया कहां? देवल बंदरगाह पर। जब ये सारी चीजें पता चलती हैं अल हज्जाज को तो अल हज्जाज इसकी खबर या कंप्लेन या शिकायत देता है। उस समय जिसके अधिकार में वह बंदरगाह आता था उनका कौन थे? राजा दाहिर। राजा दाहिर ने अल हज्जाज के की गई शिकायत या कंप्लेन को बहुत क्या बोलते हैं सीरियस नहीं लिया, बहुत हल्के में बात किया। उसने यह की उत्तर दिया कि उन डाकुओं पर, जो भी समुद्री डाकू देवल बंदरगाह पर जहाज को लूटे हैं, उन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा कौन बोला? राजा दाहिर ने। किससे कहा? अल हज्जाज से। अब अल हज्जाज इससे क्रोधित होता है क्योंकि राजा दाहिर ने उसको संतुष्ट करने या ऐसा नहीं कहा कि ठीक है मैं उन डाकुओं को या उन समुद्री लुटेरों को सजा देता हूँ। हाँ, ऐसी चीजें नहीं आती हैं। फिर होता क्या है, अल हज्जाज ने उसी समय 709 ईस्वी में ही अपने एक अन्य अपने एक अन्य सेनापति जिसका नाम था उबैदुल्लाह को भारत पर भेज देता है आक्रमण के लिए। लेकिन उबैदुल्लाह पराजित होता है और वह मारा जाता है। अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो अगला आक्रमणकारी आएगा वो मोहम्मद बिन कासिम। क्योंकि जब अल हज्जाज ने राजा दाहिर को दंडित करने के लिए अपने सेनापति उबैदुल्लाह को भेजता है, उबैदुल्लाह को सफलता नहीं मिलती है। उबैदुल्लाह युद्ध में पराजित होता है और मारा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अल हज्जाज ने अपने सबसे विश्वास पात्र गवर्नर, अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जो कि मैंने बार बार कह रहा हूं कि उसका दामाद भी था, उसको सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग लगाइए, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। अब आपको यहां समझ में आ गया होगा क्यों मैंने पहले ये हेडिंग नहीं लगाई, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मैंने पहले क्यों हेडिंग लगाई, अरबों का आक्रमण? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम से पहले उमर, उस्मान, इनके शासनकाल में, उसके बाद खलीफा वालिद के शासनकाल में अल हज्जाज का ये सेनापति उबैदुल्लाह भी आक्रमण किया था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली थी। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण।
जब अल हज्जाज का सेनापति उबैदुल्लाह 709 ईस्वी में मारा जाता है, उसके पश्चात अल हज्जाज अपने दामाद और अपने सबसे वीर और विश्वासपात्र सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है 712 ईस्वी में। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण डेट, क्योंकि आपको बस ये चीजें अवश्य याद रखना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन माना जाता है, तो आप बताइएगा मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। अब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के में स्थित देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। जब देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है तो उस समय मैंने बताया कि यहाँ का शासक कौन था? राजा दाहिर। राजा दाहिर या तो डर के मारे या तो उसकी कुछ अपनी रणनीति रही होगी, उसने यह फैसला किया कि हमें मोहम्मद बिन कासिम का सामना देवल बंदरगाह पर नहीं करना है, बल्कि उसके कुछ पीछे एक किला था, एक दुर्ग था जिसको कहा जाता है रावर का किला या रावर का दुर्ग। इस किले पर सामना करने की योजना बनाई। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का देवल पर आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, सिंध का राजा दाहिर उस समय देवल बंदरगाह पर उससे निपटने का कोई प्रयास नहीं करता। या वो तो डर के मारे या तो उसकी अपनी कोई रणनीति रही होगी, वह पीछे जाके रावर के किले को किलेबंदी करता है। उसको यह लगता है कि जब वहां से वो लौटेगा मोहम्मद बिन कासिम, तब उसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। देवल बंदरगाह को खूब बुरी तरीके से लूटा, क्योंकि आप एक तरीके से देखिए तो वो दंडित करने के उद्देश्य से आया ही था मोहम्मद बिन कासिम। उसके पश्चात जब रावर के दुर्ग पर पहुंचता है तो राजा दाहिर और कासिम मोहम्मद बिन कासिम के बीच 712 में युद्ध होता है और इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। ये भारत पर तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा मारे गए पहले भारत के शासक या राजा माने जाते हैं, जो कहाँ के थे? सिंध के थे। अब इसके पश्चात ये हुआ कि राजा दाहिर की मृत्यु के पश्चात उनकी दो पत्नियां, एक पत्नी का नाम था रानी बाई और दूसरी पत्नी का नाम था लाड़ी बाई। इन दोनों पत्नियों में से दूसरी पत्नी लाड़ी बाई ने कुछ दिनों तक रावर के किले की सुरक्षा के लिए वह खुद युद्ध का संचालन करती रहीं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक मोहम्मद बिन कासिम के सामने नहीं टिक सकी, पराजित होती हैं। और उसके पश्चात फिर मोहम्मद बिन कासिम इस क्षेत्र में यानी सिंध के क्षेत्र में, देवल के क्षेत्र में, रावर के क्षेत्र में, यहाँ पर पहली बार एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जजिया कर। क्योंकि आपसे सवाल बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया था, तो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहाँ पर? 712 ईस्वी में सिंध के क्षेत्र में, या सिंध के क्षेत्र में अगर स्पेसिफिक बात किया जाए तो देवल बंदरगाह और रावर दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों पर। अब जजिया से सवाल खूब बनते हैं। पहला सवाल जो जजिया से बनता है वो मोहम्मद बिन कासिम से। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो सवाल ये भी पूछता है, क्योंकि जजिया कर में जैसे विधवाएं थी या जो वृद्ध लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, इन सबों को जजिया से छूट थी। लेकिन फिर इसलिए आगे सवाल ये बनता है कि भारत में वह कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। फिर सवाल बनता है कि उत्तर भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने जजिया समाप्त किया। मुगल काल का वह कौन सा पहला शासक था जिसने जजिया कर समाप्त किया। उसके पश्चात फिर सवाल बनता है कि भारत में वह कौन सा शासक था जिसने पुनः यानी दोबारा जजिया कर लगाया। उसके पश्चात फिर अंतिम रूप से या यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पश्चात जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन सा था। इस तरीके के तमाम सवाल बनते हैं। तो इन सवालों के जवाब हम उन जगह पर टॉपिक पर जहां पर आएगा वहां पर देंगे। लेकिन आप आज केवल इतना समझिए कि जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम लगाया था। लेकिन आज इतना जान लीजिए कि जजिया कर होता क्या है। देखिए, अगर
जो थोड़ा बहुत हम लोग इतिहास अगर पढ़ते हैं शुरुआत में, तो हमको ये लगता है कि जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं है पूरी तरीके से। यदि आपको पूछ लिया जाए कि जजिया कर किस प्रकार का कर था, सुरक्षा संबंधी कर था, भूमि कर संबंधी कर था, धार्मिक कर था, या इनमें से कोई नहीं, तो आप धार्मिक कर मत लगाइएगा। बल्कि जजिया के साथ साथ एक और कर की चर्चा बार बार आती है, जकात। जकात की चर्चा मैंने इस्लाम धर्म के उदय वाले चैप्टर में किया है। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था, जजिया एक प्रकार का सुरक्षा कर था। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, जजिया कर की जो प्रकृति थी वह एक प्रकार का सुरक्षा कर था। अब सवाल किसी के दिमाग में बन रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं है, वो बौद्ध भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। तो गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था और उनसे यह कहा जाता था, यदि तुम जजिया दोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे हमारे साम्राज्य में। इसलिए जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं, उन सभी मुस्लिम शासकों ने गैर मुसलमानों से उनकी सुरक्षा के बदले कर लिया, धर्म के नाम पर कर नहीं लिया गया। इसलिए आप इस कर के नेचर को समझिए। जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर गैर मुसलमानों से था, जिसमें से शुरुआत में विधवाओं को या वृद्धों को या ब्राह्मणों को इससे छूट थी, लेकिन बाद में फिरोज तुगलक एक शासक होता है तुगलक वंश का, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। तो ये था जजिया कर से संबंधित। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ इतना याद रखिएगा जजिया से संबंधित अभी, कि जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। यह एक प्रकार का सुरक्षा कर था। और जजिया कर से संबंधित सवाल जो हैं हम अगले जहां जहां टॉपिक पढ़ाएंगे वहां पर देंगे। इसको साफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ क्षेत्र को विजिट कर दिया, राजा दाहिर मारे गए, रानी लाड़ी बाई भी लड़ते हुए मारी गई। उसके पश्चात वो जजिया कर लगाया, यहाँ से खूब धन लूटा, जबरन लोगों को मुसलमान बनाया, इस्लाम धर्म को कबूलने के लिए विवश किया। इस सब होने के पश्चात वह जब भारत से वापस लौटा, वह समय था 713 ईस्वी। 713 ईस्वी में भारत से वापस लौटते समय उसने राजा दाहिर की दो पुत्रियां, दोनों पुत्रियों का नाम हम लिख देते हैं। एक का नाम था सूर्य देवी और दूसरे का नाम था परिमल देवी। इन दोनों पुत्रियों को अपने साथ लेकर जाता है वो कहाँ? अरब। अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा जो पिछले हम नाम बताए हैं, मैंने ये बताया था जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कर रहा है उस समय खलीफा वालिद थे, उसके गवर्नर अल हज्जाज थे। और खलीफा का पद मैंने कल ही बताया था कि एक इस ऐसा पद है कि जिसके लिए बार बार तख्ता पलट हुआ, बार बार युद्ध हुए। यही कुछ कंडीशन ऐसी ही है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है, जाता है 713 में, लगभग एक साल का समय है। ऐसे में जब मोहम्मद बिन कासिम अरब से आकर सिंध में युद्ध लड़ रहा था राजा दाहिर से, उसी समय अरब में सत्ता का परिवर्तन होता है। कहने का आशय यह है, खलीफा वालिद के स्थान पर खलीफा वालिद का तख्ता पलट करते हुए एक नया व्यक्ति जिनका नाम था सुलेमान उस समय खलीफा बन जाते हैं। अब आप ध्यान से समझिए, थोड़ा सा तार्किक दिमाग लगाइए। अब जब खलीफा वालिद का तख्ता पलट हो जाता है, उनकी जगह खलीफा बन जाता है सुलेमान, और वालिद का गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। तो अब आप सोचिए, यदि वालिद का तख्ता पलट हो गया, अल हज्जाज वालिद का गवर्नर था, क्या वह अब भी गवर्नर होगा क्या? जवाब होगा नहीं। और जब अल हज्जाज गवर्नर नहीं होगा तो क्या मोहम्मद बिन कासिम अब भी सेनापति रहेगा क्या? तो जवाब होगा नहीं। तब इसका आशय ये हुआ कि जब मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में इस क्षेत्र से धन लूटकर सूर्य देवी और परिमल देवी को लेकर अरब पहुंचता है, तो वह देखता है कि खलीफा वालिद
और गवर्नर अल हज्जाज की सत्ताएं पलट चुकी हैं। अब नया खलीफा कौन बना है? सुलेमान बन चुका है। तो सारी की सारी सत्ताएं, राज्य की समस्त शक्तियां अब किसमें निहित हैं? खलीफा सुलेमान में। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन कासिम भी समझ गया कि अब हमको वालिद और अल हज्जाज से कुछ नहीं लेना देना है, क्यों न हम खलीफा सुलेमान को अपने पक्ष में कर लें, या हम खलीफा सुलेमान के कृपा पात्र बन जाएं, क्योंकि अभी तक वह किसका कृपा पात्र था? वह अल हज्जाज और खलीफा वालिद का कृपा पात्र था। तो इसी नीति के तहत, इसी साजिश के तहत, अपनी इसी सोच के तहत कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी और परिमल देवी, इन दोनों कन्याओं को, जो किसकी थी? राजा दाहिर की, तो मोहम्मद बिन कासिम सुलेमान को खुश करने के उद्देश्य से उपहार स्वरूप सूर्य देवी और परिमल देवी को सौंपता है सुलेमान को। कौन सौंप रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। कहां से लेके आया है? सिंध के राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थी। इसके पश्चात ऐसा कहा जाता है, चचनामा में ऐसा लिखा मिलता है कि सुलेमान से सूर्य देवी और परिमल देवी अपनी व्यथा बताती हैं। वह व्यथा यह थी, उनका यह कहना था कि मोहम्मद बिन कासिम सूर्य देवी और परिमल देवी के सतीत्व को पहले ही नष्ट कर चुका है। इस यह सुनकर सुलेमान क्रोधित होता है, जो उस समय खलीफा थे, और उसने खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। कहने का आशय ये हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम का जीवन काल या उसकी सत्ताएं बहुत समय तक नहीं रहीं। वह 1 साल में आया और यहाँ पर लूटा खसोटा, राजा दाहिर को पराजित किया और मार डाला, और जैसे ही वो भारत से वापस जाता है उसे मृत्यु दंड की सजा मिलती है। इसका कारण राजा दाहिर की वो 2 वीर पुत्रियाँ सूर्य देवी और परिमल देवी मानी जाती हैं। तो ये पूरा इतिहास था मोहम्मद बिन कासिम का। अब देखिए, सवाल ये है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप एक पृष्ठभूमि तैयार हुई भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के लिए। तो सवाल फिर यह है कि उसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का क्या नजरिया था या क्या नतीजा निकला? तो नंबर 1, पहली बार ऐसा कोई तुर्क सेनापति है, कोई अरब सेनापति है जो आकर भारत में एक शासक को पराजित करता है और उसके क्षेत्र को विजित करता है, लेकिन वह यहाँ पर सत्ताएं नहीं वापस जमाता, यहाँ से वह वापस चला जाता है। तो कहने का आशय यह है कि एक मनोबल अरबों का या मुसलमानों का मनोबल बढ़ाना और यहाँ के राजाओं का मनोबल घटाने में महत्वपूर्ण सबसे पहली भूमिका जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के। इसके साथ साथ अगर सिंध से आगे बढ़ेंगे, इस जगह की बात करेंगे, तो यहाँ पर मुल्तान, और आपको पता है वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है, तो वही मुल्तान जो आज पाकिस्तान में है, तो इस मुल्तान पर तुर्कों की सत्ता स्थापित हो जाती है। यदि हम सत्ता के दृष्टिकोण से देखें तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का जो जीता जागता उदाहरण था वो यही था कि मुल्तान पर तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाना। ठीक, तो ये सारे परिणाम थे। और इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत मात्रा में क्या बोलते हैं, लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया। इसके साथ साथ पहली बार जजिया का अस्तित्व में आया। तो ये कुल 4-5 परिणाम थे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से संबंधित। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से संबंधित चीज़ें यहीं से समाप्त होती हैं। अगर वीडियो पसंद आए, हम लोगों का काम अच्छा लगता होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप जितने लोग कंटिन्यू हमको लग रहा है कि जुड़े हुए हैं, वो सब लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। तो वो सबसे अब अच्छा काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए, आप लोग लाइक कर लिए, आप लोग पढ़ लिए, तो आपके साथी दोस्त भी उसको पढ़ सकें। इसलिए बेहतर तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्तों से या उनसे भी बोलिए कि अगर हम आपको शेयर कर दिए हैं तो आप आगे बढ़ाइए। इस तरीके से हम आप ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे महमूद गजनवी के आक्रमण। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों की सूची कहाँ मिलती है, कौन सा स्रोत है, किस आधार पे कहा जाता है कि उसने 17 आक्रमण किए थे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कल से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। वंदे मातरम।